हाय गाइस। और हम आज आपके सामने आए हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका ड्रीम था डॉक्टर बनना, उन सब का रिज़ल्ट सामने आ चुका है। तो उन्हीं में से हमारे सामने हमारे सीनियर सलमान भाई बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनके सक्सेस की कहानी जानते हैं। तो ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी सक्सेस की, बट आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ सलमान भाई की ज़ुबानी, बहुत सारी बातें इसमें होंगी। ये एक अमेजिंग और एक अद्भुत कहानी है। ऐसी कहानियाँ आप ज़िंदगी में बहुत कम सुनी होंगी। तो आइए आपके सारे सवालों का जवाब, और जो भी एक बच्चे के दिल में डाउट होता है कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, हर एक बेसिक तरीके से लोकल लेवल पे भी हम सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ठीक है, कैसे तो बस सब खैरियत है। तो बहुत ही खुशी का मौका है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त पे? जी भाई, बहुत खुशी का मौका है क्योंकि नीट निकालना वैसे ही आपस में बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि होती है, तो बहुत खुशी माहौल है। हाँ, सारे दोस्त लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हमने जैसे ही खबर सुना, हमने कहा भाई सलमान भाई का कम से कम बातें कर ली जाएँ, क्योंकि हम लोग गांव देहात से आते हैं तो बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो बच्चे लोगों ने आपसे बहुत सारे सवाल जानना चाहेंगे। तो आप रेडी हैं इन सब चीज़ों के लिए? चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी? कब आपको लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? वो 11 से ही हो जाता है। जैसे ही आप जो है 11 से साइंस स्ट्रीम में जो है मैथ साइंस या फिर साइंस साइड या फिर जो है बायोलॉजी जो है या मैथ चूज़ करते हैं, वहाँ से तो आपको पता ही चल जाता है कि आपको जाना किस फील्ड में है। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है साइंस स्ट्रीम या फिर मैथ या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स लेते हैं। तो साइंस लेने में भी उसमें भी आता है, मैथ्स ले रहे हैं या फिर बायो ले रहे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि IIT JEE किस फील्ड में जाना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो लेते हैं, एक्सट्रीम को चूज़ करते हैं, लेकिन हर कोई डॉक्टर तो बन नहीं सकता। क्या आपको अपने ऊपर बिलीफ था कि मैं मुझे बनना ही है डॉक्टर? जी हाँ, बिलीफ तो होना सबसे पहली चीज़ ज़रूरत होती है कि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसके जिसको बिलीव ही नहीं है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है क्रैक करना। लेकिन मैंने चीज़ तो है कि बिलीव अपने आप पे होना चाहिए। जैसे मैंने आपकी जर्नी के बारे में उसके साथ साथ में आपको कंटिन्यूअस मतलब जो भी कंसिस्टेंसी अपने आप में लानी पड़ेगी कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट है। ये नहीं हो कि आज थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, कल बिल्कुल बंद कर दें, तीसरे दिन थोड़ा कर लिया, अगले दिन थोड़ा ज़्यादा कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। जितना भी करें कंसिस्टेंट रहें अपनी चीज़ पे। हाँ, जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, आपको पता ही है। तो इतने सारे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अगर नीट हुआ नहीं तो हम कुछ और कर लेंगे। जबकि मैंने आपकी जर्नी के बारे में सुना कि जैसे आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया था, ठीक है ना, तो उसमें आपके जो है 500+ मार्क्स थे पहले अटेम्प्ट में, और LL में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था। वो तो सडनली जो है आपकी फैमिली में आपके पापा की डेथ हो गई, और जिस वजह से आप जो है डीमोटिवेट हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गए। तो वहाँ से आपकी जर्नी, वहाँ से कहीं ना कहीं डाउनफॉल आप चले गए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, 2020 में जो है जब मैं कोटा गया था, वहाँ से फिर अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो रहा था, पढ़ाई भी अच्छी की थी। लेकिन अचानक वही कोविड टाइम आ गया। फिर उसमें थोड़ा सा कोविड टाइम में वैसे ही सभी लोग को जो है हौश-पौश हो गया था हर तरफ से। फिर उसके बाद फिर जब प्रिपरेशन स्टार्ट फिर दोबारा से जो है कोविड टाइम में ही शुरू की, तो फिर अचानक से जो है 1 अगस्त को जो है मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसकी खबर सुनी तो वहाँ से यार बहुत अपसेट हो गया था मैं। फिर पढ़ाई तो नहीं हो पाई थी, और क्योंकि माहौल थोड़ा कोविड में था तो उधर का फैमिली स्ट्रेस और ये सब लेके पढ़ाई तो नहीं हो पाई। जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके हिसाब से मैंने फिर BUMS में एडमिशन ले लिया था, इसीलिए फिर। हाँ, यही चीज़ होती है ना कि भाई फादर की डेथ, फादर ही सब कुछ हमारा सहारा होता है। बैकअप तो होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो भाई आगे हमारे लिए क्या नेक्स्ट, अगर ये फिलहाल नहीं हो पाता है तो इसके लिए बैकअप प्लान रखना जरूरी होता है। अच्छा, जैसे आपने जो BUMS में आपने एडमिशन ले लिया, तो क्या आपको लगा कि मेरी जर्नी यहीं ख़त्म हो गई है, BUMS ही मैं लूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने लिया था तो मैंने बताया ना कि हमको मैंने बैकअप के लिए लिया था तो इसलिए मैंने लिया था कि क्योंकि बाई चांस अगर फ्यूचर में उस तरह की नहीं हो पाया मेरे से कि ये क्रैक नहीं हो पाया नीट में, मतलब MBBS के लिए, तो फिर मेरे लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया था फिलहाल। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों कि ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाती है कि एक परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छा चल रहा हो, फिर हमारा जो सहारा है, हमारे जो वालिद हैं, हमारे जो फादर हैं, अचानक से वही हमारा साथ छोड़ दें, तो एक बच्चे के लिए इससे बड़ा सदमा कुछ और नहीं हो सकता। जबकि हम अपनी पीक पे हों कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास बैकअप भी नहीं है, कोई फैमिली जो है बैकअप की हमारा कोई सहारा देने वाला ऐसा हो। फिर आपने BUMS में एडमिशन लिया और आपने आई थिंक 3rd ईयर तक
बीओएमएस किया है, थर्ड ईयर के बाद बीओएमएस के साथ साथ इन्होंने नीट को क्रैक किया है। और इनके मार्क्स मैं आपको बताऊं 675 मार्क्स हैं, बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो अच्छा 675 जब आपको पता चला तो आपको क्या फील हुआ कि इस बार क्या होगा, तो हल्का मचेगा एकदम? नहीं, ये तो एग्ज़ाम, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस वक्त ही इंसान को एग्ज़ाम दे के जब बंदा निकलता है एग्ज़ाम हॉल से, तभी उसको पता चलता कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो एग्ज़ाम देने के साथ ही मैंने एग्ज़ाम से जैसे ही निकला, मेरे चेहरे पे खुशी थी कि जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया है कि इंशाल्लाह जो है इस बार क्रैक कर लिया गया हूँ मैं, और अच्छे नंबर से करूँगा मैं। और अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट भी उसी के मेरे मन मुआफ़िक आया कि जिस तरह से मैंने तैयारी की थी तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो है नंबर भी आया। और बस भाई ये है कि इस बार जो हुआ है थोड़ा रैंक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ये जो रैंक है बच्चों का, एक सवाल था कि जब आपने सुना होगा भाई 675 नंबर है, तो आपको लगा होगा यार केजीएमसी तो मिल गया होगा? नहीं, वही फीलिंग है, एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि भाई 675 आ रहे हैं तो जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ? मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जब रिजल्ट आया देखा कि मार्क्स तो उतने ही हैं, बट रैंक 11,691 है, तो फिर थोड़ा देख के अजीब लगा कि इतनी ज़्यादा रैंक कैसा है। फर्स्ट टाइम ऐसा नीट में हो रहा है कि 675 पे जो है एक एक नंबर के लिए जो है इस नंबर पर भी 1000 की लगभग जो है मार्जिन्स आ रही हैं एक नंबर पर भी। आपको क्या लगता है कुछ इसके पीछे कुछ ना कुछ झोल है क्या? लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि नहीं, क्योंकि लग तो रहा है, क्योंकि ये जो इन्होंने किया कि बोनस मार्क्स नहीं, ग्रेस मार्क्स जो दिया है, तो ये मेरे समझ से गलत किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना कि हमने ग्रेस मार्क दिया किनको दिया, किस बेसिस पे दिया, उसका क्या मेथोडोलॉजी है, ये सब कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क दिया, किसको दिया, किसके रोल नंबर को दिया, कहाँ दिया, क्या मेथड अपना के दिया। तो ये गलत हुआ ना, सबके साथ तो देना चाहिए, तो सबको देना चाहिए। या फिर अगर आपको जो है नीट का जो है उनके जो है टाइम कम हुआ था तो उनको टाइम एक्स्ट्रा देना चाहिए ना, टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था। मतलब ये तकलीफ आपको भी है, जैसे एक बच्चे का जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसको तकलीफ तो ये है, आप इतने अच्छे मार्क्स लाकर भी आपको तकलीफ है कि उसकी वजह से रैंक इधर उधर हुई है, कि जो हम डिजर्व करते थे वो हमको नहीं मिल पाएगा। अब यही आप ही देख लिया कि 675 में नियर अबाउट 1200 या 1500 के नियर अबाउट रैंक होती पहले। अब इस टाइम जो है उसका 10,000 बढ़ गई, 10 गुना है, 10,000 रैंक का इधर उधर हुआ है, मतलब कुछ झोल है, 11,691 हो गई। तो चलिए ये सारी जर्नी है। तो अब आपसे हम बच्चों के सवालात को शुरू करते हैं, सारे सवाल बच्चों के लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला सवाल जो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा, और कई बच्चों ने ये पूछा है कि जो नीट की एक जर्नी होती है जिसको आमतौर से गाँव देहात में या आसपास के स्कूल में बताया जाता है भाई 12th के बाद शुरू होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये जर्नी 11th से ही स्कूलों में ही शुरू कर देनी चाहिए? जी हाँ, अब पहले का तो था, पहले का ये माहौल था कि जो है आपको जो भी करना है वो 12th के बाद ही करना है। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है जिस तरह से अब एडवांसमेंट हो रही है, तो ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है कि आप जिसको जो भी करना है वो 11 से ही करना लगे। क्योंकि अब आप देखिए कि पेपर का लेवल जो हो रहा है, या फिर पेपर जिस तरह से आ रहा है बुक से, पहले तो होता था कि उसका कोई सिलेबस सिलेबस ही डिसाइड होता था। अब तो सिलेबस जब आपको डिसाइड है, तो आपको सिलेबस जब डिसाइड हो गया वही 11-12 की से आ रहा है, तो 11 से ही तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करना ही चाहिए। और 11 से मेरे हिसाब से क्या, लोग जो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट 12 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो नीट का एग्ज़ाम दिया और उसी में फर्स्ट जो है क्रैक कर लिया। तो इसका मतलब यही होगा कि भाई 11th में ही उनको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो क्या हमारे टीचर को ऐसा नहीं चाहिए कि भाई वो 11th में थ्योरी पे कम ध्यान दे के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पे ध्यान दें? नहीं, ऐसा तो है कि थ्योरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत कम रह गया है पहले के मुकाबले में, उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड नहीं है। तो ये चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए वो थोड़ा डिटेल लेवल में कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना ज़रूरी है, होना चाहिए। जो बस एक पॉइंट जिसमें अगर एनसीईआरटी बुक में है एक पॉइंट लिख दिया गया है, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो सब सारे पॉइंट तो नहीं एक्सप्लेन हो सकते ना। तो अपने आप को जो पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है कि उससे सारा जो है एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए। तो देखो अपने आप में सबको जो है ये खुद से जो है सब करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आप सलमान भाई की बात को ध्यान रखना कि आपको 11th से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कि आप जो है बैठे हुए हैं सोचेंगे भाई 12th बाद स्टार्ट करूंगा। 11th से फुल टाइम होता है, तो जहाँ भी आप स्कूल या कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो आपका रूटीन क्या था? अपने रूटीन के बारे में एक बार बता दीजिए। रूटीन में ये था कि सुबह में नाश्ते के बाद निकलते थे, सुबह में 9-9:30 बजे तक सोते थे। तो आपका शेड्यूल क्या था? शेड्यूल ये था कि सुबह में जो है सब फ्रेश होने के बाद जब जैसे ही नाश्ते करने के बाद जब से घर से निकलते थे 9-9:30 तक निकल जाते थे। लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी हमने,
तो लाइब्रेरी का टाइम था 10 बजे से था, तो 10 बजे से लाइब्रेरी में एंट्री, या तो फिर ऐसा होता था कभी कभी 10 लेट भी हो गया, रास्ता थोड़ा डिस्टेंस कवर करके जानी होती थी, जाम वाम लगा होता था, तो 10 से लाइब्रेरी का टाइम होता था, 10 से 8 तक। तो इसका मतलब आप ऑनलाइन पढ़ा करते थे लाइब्रेरी का? सेल्फ स्टडी करते थे। और कोई अगर डाउट आता था तो? डाउट आता तो फिर मोबाइल का सहारा लिया जाता था। मतलब ये है कि आप मोबाइल का यूज़ प्रॉपर करते थे। जी हाँ। तो मोबाइल के बारे में एक बच्चों को बहुत ज़्यादा निगेटिव, पेरेंट्स और बच्चों को ये चीज़ आती है, तो उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए कि मोबाइल कहाँ तक, किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है? आपकी जर्नी में क्या रोल रहा उसका? मैंने तो जितना कुछ भी पढ़ा है मोस्टली जो है मोबाइल से ही लेक्चर देखे थे। अगर मुझे लेक्चर कुछ देखना हुआ तो मैंने मोबाइल से ही देखा था। बस ये था कि अक्सर जो है देखने का शेड्यूल ये था कि लाइब्रेरी में ही देखते थे ईयरफोन लगाकर। उससे ये होता था कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। लाइब्रेरी में अब आप देखेंगे जो लेक्चर देखना है लेक्चर ही देखेंगे। बाई चांस अगर आप घर पे देख रहे हो तो लेक्चर देखते देखते बंद कर दिया, फिर बाद में रील्स वगैरह देखने लगे, और रील्स देखने में इतना कब टाइम गुजर जाता पता ही नहीं चलता है। तो मतलब ये है कि मोबाइल अगर आप यूज़ करें तो बहुत सावधानी के साथ यूज़ करें। जितना काम है उतना ही यूज़ करिए, बाकी साइड कर दीजिए। बस इसी के लिए तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी कि ताकि जो वहाँ पे जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और जाके वहाँ पे फालतू का इधर उधर का टाइम ना जाए। बस लाइब्रेरी में एक बार जाने के बाद यही है कि कभी जो है बाई चांस थोड़ा सा लेट हो गया तो नींद हल्का फुल्का लगने लगी तो चाय पीने के लिए निकल आए या फिर नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते थे, उसके अलावा नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान देना कि मोबाइल का प्रॉपर हमें यूज़ करना है। जितना काम है उतना यूज़ करो, वरना साइड में रख दो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई किसी के आप लाइब्रेरी अगर ज्वाइन करते हो तो लाइब्रेरी में यूज़ करो, अकेले मत यूज़ करो, वरना थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर अकेले में। हाँ, ये अकेले बैठने का एक अंदेशा रहता है। अकेले बैठने में थोड़ी देर तक तो मतलब कि वो स्पीड नहीं बन पाती, वो जो कंटिन्यूटी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती। आपने आधी घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा मन करेगा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। लेकिन आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो 4 बच्चे आपके आजू बाजू में जो बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, वो भी तो स्टूडेंट हैं, उससे तो ये आपको ये भी मिलता है कि भाई वो पढ़ रहा है तो हम जा क्यों रहे हैं। सही बात है। तो उससे आपके अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है कि वो पढ़ रहा है, भाई मुझे उससे भी बेटर करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के एक सवाल बहुत कॉमन थे कि जो है इतनी लंबी जो भी आपकी जर्नी रही, बीओएमएस से यहाँ तक की जर्नी रही, तो उस जर्नी में आपको जो एक मोटिवेशन बच्चों को मिलता है ना, कि एनर्जी जो अंदर से एक होती आग, वो आग आपको कहाँ से मिलती थी? अरे बीओएमएस कर रहे हैं, बीओएमएस अभी, और उसमें भी प्रॉपर हम जा नहीं रहे। बस हमने बताया ना कि उसको बैकअप के लिए रखा था। बाकी फैमिली में अकेला, फैमिली में प्रेशर भी होता है बाई चांस। अभी अपने आप में भी होता है कि हमें कुछ करना है, तो करना क्या है, क्या हमने किया अभी तक, क्या, यही देखकर तो इंसान को खुद से मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमने किया क्या अभी तक, तो अगर मैं हमें करना क्या है। अगर आदमी इस चीज़ को बार बार सोचता रहे, इस चीज़ से फोकस रहे, तो फिर दोबारा किसी और चीज़ से उसको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि अपने हालात को देखकर, अपने आप को देखकर मोटिवेशन मिल जाए, ये बेस्ट है। एक हमारे दोस्त हैं जो वही बोलते थे कि ये बताइए, रिक्शे से चल रहे हो, आना जाना होता है, लाइब्रेरी जाते जाते हो, रिक्शे से आते जाते हो, या फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, ये कम है क्या कि आपको अब ये और कोई चीज़ मोटिवेशन चाहिए? पैदल चल रहे हो, रिक्शे से चल रहे हो, ये कम मोटिवेशन है क्या? मतलब ये अपने आप का, दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं। वो हमारे दोस्त ये अक्सर ही हमसे कहा करते थे, तुमको इसके बाद भी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है? पैदल चल रहे हो, हाँ, पैदल तुम मेहनत या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, तो ये कम ज़रूरत, ये अभी तुम्हारे लिए और भी मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए क्या? इसके मतलब हमें बाहर के मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने हालात को देखो, यही मोटिवेट कर देगा। मेन चीज़ है कि अपने हालात को देखो, हम कहाँ पे किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, हमें करना क्या है। अगर इस चीज़ पे देखे तो अभी बाकी और मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की। ये बहुत बढ़िया बात सलमान भाई ने एक बात बताई, वरना बच्चे क्या ना लोग सर्च करते रहे यूट्यूब पे, मोटिवेशन फॉर नीट, मोटिवेशन फॉर एम्स हैं, क्या ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को ही देख लें तो इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान देना है, और ये लंबे समय तक चलता है, हमेशा आपके साथ रहेगा। वही है कि जिसको अगर किसी चीज़ का जुनून होगा ना, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। मेरी अपना जो कहना है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर चीज़ के लिए जो है जुनून जो है मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी हर बार पे। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि आप 1 महीने 2 महीने आपने पढ़ाई करी, थोड़ा सा आदमी का मोटिवेशन थोड़ा लैग होने लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अपने ऊपर जो है, अपने जो है पास्ट के ऊपर जो है नज़र डालें कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है, और हम अभी तक कितना कर चुके हैं, क्यों कर चुके हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। तो बाकी है ना, इतना बहुत है। मोटिवेशन तो समझ लो कि ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बच्चों का एक सवाल आता है, ये चीज़ है, हमारे दोस्त थे डॉक्टर सैफ अली, वो भी हमारे बैचमेट हैं, बीओएमएस कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी इस चीज़ को बताया। वो तो मतलब हर चीज़ के लिए मुझे हर बात पे सुना भी देते थे कि यार तुमको बार बार क्यों इस चीज़ के, लोग क्या कर रहे हैं उसकी इस पर मत जाओ,
तुम्हें अपना क्या करना है, तुम अपने पे ध्यान दोगे तो तुम्हें बाकी लोगों को देखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने हालात के ऊपर ध्यान देना है, हमें दूसरों को नहीं, हमने क्या किया है जी और हाँ। पास्ट में हमने क्या किया है, क्या कर पाए हैं, आगे क्या करना है, करना क्या क्या है, करना है, यही आपका चीज़ एम main कि है, एम सामने होना चाहिए, हमने किया क्या है और करना करना क्या क्या है, एम सामने, बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए आपका। हम्म। चलिए आगे एक सवाल बच्चों का जो कॉमन आ रहा है कि वो सवाल कि आपकी जो एक स्टडी मार्केट में फैली हुई है कि भाई 14 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, 16 घंटा पढ़ना ज़रूरी, तभी आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है, क्या हमेशा टॉपर बच्चे ही नीट क्रैक करते हैं? 2 सवालों के जवाब चाहिए आपसे। पहला जो सवाल था कि 16 घंटे और 14 घंटे, मुझे नहीं लगता कि आप जैसे 8 घंटे ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए अगर आप कॉन्सिस्टेंटली करते हैं। 6 घंटे ही अगर आप डेली करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप 6 ही घंटे करते हैं तो डेली करिए, किसी दिन आपको मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब लगातार करो। अगर आप इस तरह से करते हैं 6 ही घंटे करिए, डेली करिए 6 घंटे करिए, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक मिथ फैला हुआ है खाली। लेकिन अगर आप जैसे 16 घंटे एक दिन कर लेंगे, आप 2 दिन कर लेंगे, क्या डेली आपको लगता है कि 16 घंटे हम डेली जो है 1 साल तक तैयारी कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है। इससे आप बहुत ज़्यादा करेंगे, 2 दिन 3 दिन कर लेंगे, उसके बाद अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन 6 घंटे हम लगातार कर सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तक तो हम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अब एक चीज़ और है कि मतलब जितने घंटे भी हमको करना है, जैसे मैं ही था, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे जो है सेल्फ स्टडी के लिए, तो फिर जितने घंटे बैठता था तो मैं बैठता था, पढ़ाई करने के लिए बैठना है तो बैठा हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा है जा रहा है, आने जाने दो। मैंने इस बार काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ भी हो गए, दोस्त और रिश्तेदारों में, कि यार तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मैंने कहा भाई अभी इस टाइम तो कुछ नहीं करने का है, मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। वो सारे लोग आज खुश होंगे। मतलब ये है कि जितनी देर आपको करना है पढ़ाई कीजिए, नहीं तो मक्कारी मत कीजिए। हाँ, मतलब ये 6 घंटे, मतलब मुझे जब तक मेरा मन हाँ। लगा कि मैं पढ़ना है, ऐसा भी नहीं होता कि मैं डेली में 8 बजे ही जाता था। कभी ऐसा भी हुआ कि मन नहीं कर रहा है तो मैं 2 बजे भी उठ के चला गया था वापस, 4 घंटे बाद ही उठ के मैं चला गया हूँ। ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आप जब तक बैठ रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए दिल से, ये नहीं कि आप ही किताब खुली हो मक्कारी कर रहे हैं। जहाँ आपका जो है लैग होना शुरू हुआ कि यार मन नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो आप बंद करिए, ज़बरदस्ती मत बैठिए। जो मन में आए तो उसको कर लीजिए थोड़ी देर में, उसके बाद फिर आप जब रिलैक्स हो जाएंगे फिर आप बैठिए, उसके बाद फिर मन भी लगेगा। ऐसा भी नहीं है। वरना इसका नुकसान ये होगा कि आपको लगेगा कि आपने 8 घंटा पढ़ा है, जबकि आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, मतलब एक्चुअल पढ़ाई आपने क्या की, वो एक्चुअल टाइमिंग होती वो आप जोड़िए। आप कितने घंटा क्योंकि आप लोग जोड़ते हैं कि हमने 8 घंटे बैठे रहे, तो बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे भी बैठे, हमने एक्चुअल जो जितने घंटे बैठे हैं उसमें पढ़ाई हमने कितनी, वो आप जोड़िए कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की, तो आप सक्सेसफुल हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी देर आपको पढ़ना है उतनी देर आप ईमानदारी के साथ पढ़िए, मक्कारी और धोखेबाजी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या टॉपर बच्चे ही नीट क्रैक कर सकते हैं, एवरेज नहीं कर सकता? मैं तो हमेशा से भाई एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कभी टॉपर ही नहीं रहा। मैं टॉपर में ये था कि 6th 7th 8th रैंक क्लास में आ रही तो एवरेज ही माना जाता है, एवरेज ही माना जाएगा। सही बात है। तो एवरेज में हमेशा से स्टूडेंट ही था, ऐसी बात नहीं है भाई। मतलब एवरेज बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि वो नीट कर सकते हैं। जो मोस्टली होते हैं वो एवरेज ही बच्चे होते हैं जो नीट क्रैक करते हैं, है ना? नीट क्रैक के किसी भी एग्जाम में आप देखिए एवरेज ही स्टूडेंट ही आते हैं। उनको एक जुनून होता है, थोड़ा सा ये होता है कि आप कुछ दिन तक तो लगना पड़ेगा भाई, कुछ अगर आपको क्रैक करना है तो कुछ दिन तक तो आपको लगना पड़ेगा उसमें, उस चीज़ के लिए आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। खुद से एक बिलीव होना चाहिए भाई मैं कर ले जाऊंगा, और लगातार मेहनत के साथ लगे रहो। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि आप भाई फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 इतना सारे चैप्टर होते हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाए? बच्चे ये कन्फ्यूजन रहते हैं कैसे बैलेंस करें इन चैप्टर्स को, क्या रोज़ सब पढ़ना चाहिए? आप टाइमिंग जैसे आप 8 घंटे की बना रहे हैं तो जैसे डेली का 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं यही करता था। अपने बताऊं मैंने क्या किया कि मैं सुबह में जब बैठता था लाइब्रेरी में 10 से 2 बजे तक का टाइमिंग था मेरा, 10 बजे से 1:30 बजे तक का या फिर 2:30 बजे तक का, 4 घंटे लगभग जो है एक सब्जेक्ट फिजिक्स में उठाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी के लिए मैं मोस्टली ये करता था कि NCERT पढ़ता था, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करता था। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसके बाद पढ़ते थे मेरी गलती कहाँ हुई है, उस चीज़ को ये देखता था। क्योंकि इसके करने से ना कि गलती में कहाँ हो रही, गलती पकड़ना गलती तो सभी करते हैं, लेकिन गलती जहाँ पे आपने पकड़ना शुरू कर दिया तो वहाँ से आपसे कहाँ गलती हो रही है वो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपने गलती कहाँ पे की है, तो उसको आप हटाएंगे कैसे, उस गलती को दूर कैसे करेंगे? उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप गलती को पहचानने का? उसके लिए जैसे टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। तो शुरू में मंथली की वीकली वाला?
मैंने जो ज्वाइन किया था, मैंने 2 जगह पे 2-3 जगह पे टेस्ट ज्वाइन किया था। तो हर जगह पे मतलब लगभग जो है मंथ में लगभग नियर अबाउट 6 to 8 हो जाते थे। 6 to 8 वीक में भी कम से कम 2 हो जाते थे लगभग। तो मतलब कुल मिला के अगर हम ये बात कहें कि आप टेस्ट देना हाँ, है, टेस्ट टेस्ट देना है देने और के बाद उसकी सबसे मेन चीज़ है, आपने टेस्ट दिया, आप एनालिसिस कीजिए। हाँ। एनालिसिस करने में शुरुआत में जब हम करते थे तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे, मैं क्या करता था कि जैसे बहुत से लोग टीचर बोलते थे वहाँ पे कि आप एनालिसिस कीजिए, तो पेपर में आपने क्या गलती की उसके लिए अलग से कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए। तो मैं ये नहीं करता था। मैंने क्या किया कि टेस्ट जो देते थे उसमें जो गलती होती थी, रेड पेन ली थी, उससे अलग से मार्क करते थे। जो सही है उसको सही कर दिया, जो गलत किया उसी गलत को हम राउंड करते थे। आप ऑप्शन क्या सही ये नहीं करते थे, उसको राउंड कर देते थे। उसके बाद पेपर के शुरुआत में जहाँ पे जो शुरू होता है फर्स्ट पेज पे, वहाँ पे मैंने लिख देता था कि ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है। उसके बाद उसको 2-3 बार देख लिया, बस ख़त्म काम। 2 बार 3 बार देख लिया, गलती आप इंसान आपने सही क्या किया वो ज़्यादा नहीं याद रहता, गलत क्या किया अगर आपने 2 बार देख लिया तो वो ज़्यादा याद रहता कि मैंने गलती की थी यहाँ पे। मतलब ये कि अगर आपसे गलती हो जाए तो उस गलती को पॉइंट आउट करो और उसको दूर करो, ये अच्छा तरीका है। और यही करते करते, क्योंकि शुरुआत से ही जब नंबर मेरे थे शुरू में नहीं आ रहे थे, जब शुरू में मॉक टेस्ट दे रहे थे, क्योंकि दिसंबर में थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, 1 महीने जो बहुत लैग कर गया था। तो उसके बाद फिर नहीं तो शुरुआत में वैसे मेरे 650 से 680 तक नंबर आ रहे थे। लेकिन फिर जब इधर बीमार पड़ने बीच में हो गई थी, तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद सही हुआ तो फिर 590 आ रहे हैं, कभी 550 आ रहे हैं, इस तरह से नंबर आते। लेकिन फिर वही शेड्यूल 2 महीने 3 महीने लगातार मैंने वही बनाए रखा। तो उसके बाद फिर इम्प्रूव होते अच्छा, एक चीज़ ये आई होगी ना, जब पूरे साल आप पढ़ते हैं तो ऐसे थॉट्स तो आते हैं ना कि भाई कि मैं डाउनफॉल हो रहा हूँ, थोड़ा सा डिमोटिवेशन, या इंसान हिम्मत थोड़ा सा हारता है, या और बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना, बहुत सारे। आप जो है हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, लेकिन बहुत सारे थॉट, उन सारे थॉट्स को कैसे मैनेज करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ आइडिया? उसके लिए कि अगर आप टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे टाइम दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंसान को इतना जब कॉन्फिडेंस भी आने लगता है ना कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कायदे से कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें नंबर आते, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि आता नहीं है जल्दी थॉट। फिर बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार मैं कर रहा हूँ तो होगा नहीं होगा, कभी कभी हो जाता था। तो उसके लिए था कि 2-4 बार जब ऐसा होता तो 2-4 निकल गए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए दोस्तों के साथ निकल के घूमे टहले, आराम से आके सोए, फिर अगले दिन तो फिर अच्छा, अगर इसी के साथ साथ जब आप हिम्मत हार रहे हो या आपके थॉट्स, तो क्या लगता है कि अगर आपके पीछे एक गार्जियन टाइप का, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई एक इंसान होना ज़रूरी होता है? जी हाँ, जिससे हम हर चीज़ शेयर कर सके अपनी। जी हाँ, आपको मेंटर बनाना ज़रूरी है। हाँ। मैंने बताया ना कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने वो डॉक्टर सैफ अली, उन्होंने हर चीज़ इसमें मेरी गाइडेंस, उन्होंने हर चीज़ के लिए गाइडेंस किया। मैं उन्हीं को, मैं कोई भी बात होती थी मेरे साथ, ये हो रहा है तो मैं शेयर करता था हर चीज़ के लिए। मतलब एक भरोसेमंद मेंटर होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी है ये आपको भाई, अगर आप किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, आप मेंटर होना ज़रूरी है हर फील्ड में। हर फील्ड में ना, तो एक मेंटर जो आपके भरोसेमंद हो, जो आपको सही गाइड दे सके। बहुत सारे मेंटर ऐसे होते हैं जो गाइड नहीं दे पाते, लेकिन एक ऐसा मेंटर हमारे पास होना चाहिए जो वाकई में चीज़ों को भांप सके, जान सके, हमारे तकलीफ को, हमारी प्रोसेस को, और वो उसके अकॉर्डिंग डील कर सके ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है प्रिपरेशन की जर्नी में, हमारी न्यू एज होती है, तो उस एज में बच्चों को अपनी प्रिपरेशन के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे चीज़ आती है, पहली चीज़ तो है आपको बचना किससे, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से। तो डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है? आपकी जो है फ्रेंडशिप, आपकी जो है फ्रेंड सर्कल, जो आपकी सराउंडिंग क्या है, दोस्त कौन किस तरह के हैं। मतलब ज़्यादा दोस्त बनाना भी नुकसानदेह है। जी हाँ, प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान टाइम जाएगा हमारा, क्योंकि आप थोड़ा सा 10-10 मिनट भी टाइम भी देते हो, तब भी तो आपका अगर 10 लोग हैं तो तब भी चला जाएगा। एक तो ये हो गया, 2 घंटे लगभग इसमें चला जाएंगे। तो दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी है हम प्रिपरेशन के दौरान। एक ही मतलब ऐसे ही दोस्ती रखिए जो आपको, मतलब वही फ्रेंड सर्कल रखिए जो आपको मोटिवेशन दे सके, आपको पढ़ाई के साथ ग्रुप स्टडी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी हो। हाँ। ऐसा नहीं हो कि आप दोस्त बना लिए, चलो कल घूमना कहाँ पे, पहुँचना कहाँ पे है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं यहाँ से गाँव से जाते हैं शहरों में, तो यहाँ से गांव में ऐसी चीज़ें, मतलब कि ऐसी फैसिलिटीज़ होती नहीं, तो शहर में जाके पहले तो चकाचौंध में रह जाते हैं। 1 साल तो ऐसा ही गुजर जाता है। तो इसमें नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अपने आप में थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, दूसरा और ये कि नौजवानों को सोशल मीडिया, खास तौर से मोबाइल, इनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए कि नहीं, जो हाल आजकल चल रहा है? जी हाँ भाई, मैंने तो इसमें लास्ट के 2-3 महीनों में मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद कर दिया था। नियर अबाउट सिर्फ व्हाट्सएप था, क्योंकि उसमें ज़रूरत होती है। क्योंकि जो है पेपर सेंड करना, क्वेश्चन पूछना, या फिर ऐसा होता क्योंकि किसी को कुछ शेयर, दोस्त को जो है जो बताया ना कि मेंटर होते, तो उनके साथ शेयर करना है, तो अक्सर जो है चीज़ें हर फ़ोन पे बात होती ही थी,
सामने फ़ोन से ज़्यादा बात ना करके मैं सामने से जो भी बात पूछता था, क्योंकि सामने से जो भी बात होगी वो अलग, उसका जो है कहने का अंदाज़ वो अलग हो सकता है, लेकिन फ़ोन पे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, वो याद भी नहीं रह जाती। ये बात तो इम्पोर्टेंट है। तो और मतलब ये कि हाँ, फ़ोन जो है, फ़ोन चलाना जो है, जो आप बताएं सोशल मीडिया, इसे तो भाई दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन की बात है जब यार। तक आप सक्सेस नहीं हो जाते दूर ही रह लो, है अच्छी कुछ बात। नहीं बात यार, कुछ दिन की बात है यार, रह लो यार, रह उसके लो, बाद तो फिर उसके बाद यूज़ करना लो ही है, फोटो दे, फोटो करते फिर पेश रहो, करना है कि नहीं। और क्या, ये घूमो तो टहलो फिर। घूमो टहलो चाहे जो करो ना। तो ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा इंटरव्यू आज का रहा है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपके मैंने जवाब आप लोगों के दिए। देखिए मैंने ऐसे सारे सवाल लिए हैं जो बच्चों के एक मन में रहते हैं, हाई फाई सवाल नहीं, जो एक बच्चा जानना चाहता है सारे के सारे। तो इतने सारे सवालों को आपके जवाब मिल गए हैं, ठीक है ना। तो आपको दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब सलमान भाई से कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी जर्नी को बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया, और कहाँ कहाँ मतलब जो है सोचो कितनी परेशानियाँ आने के बाद, सहारा छीन जाने के बाद, बीओएमएस में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने अपनी जर्नी को आखिरकार इस हद तक पहुँचाया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 675 मार्क्स के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे कॉलेज की जो इनको मिले। फिर आगे ये है कि एक बच्चा पूछ रहा था ऐसे हंसी में कि सर आपकी फ़ीस कितनी होगी? डॉक्टर बनने के बाद आपकी क्या फ़ीस रहेगी? अभी यार बनने दो पहले, फिर यार उसके तो बाद फिर बच्चों के देखा जाएगा सवाल हैं फिर। इसलिए मैंने ले लिए ना। और एक बच्चा और पूछा था सर कि जो है अरे शादी-वादी कब करेंगे डॉक्टर साहब? अरे तो कई उसका बच्चों तो के फिर माइंड में एक रहता है ना, तो क्योंकि नई नई एज है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपसे बस आखिरी चीज़ें कहना चाहूँगा, फाइनल कंक्लूज़न आप क्या बच्चों को एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? फाइनल बात। भाई, अगर आप जो भी हैं नीट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं यहाँ से, तो उनके लिए चीज़ है कि भाई आप अगर तैयारी करने जा रहे हो तो उसमें यार भाई कमियां मत करो, जो भी करना है बिल्कुल टाइमली करो। हर चीज़ जो है इतना मुश्किल भी नहीं यार, बहुत आसान है। मत ये है कि आपको कुछ टाइम तक मतलब कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, और आपको अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। बात यार इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हो यार है ना? उसके लिए। तो ये बच्चों आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंटिन्यूटी के साथ अपने ऊपर भरोसा बना के, जी, सबसे कंटिन्यूटी के मेन हाँ, चीज़ यही है कि भरोसा खुद पे होना खुद पे चाहिए। होना अगर खुद चाहिए। पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है टेस्ट वहाँ पे अपने यहाँ, जहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी है, आकाश में इस बार मैं था, और एक और यहाँ पे है, वहाँ पे मैंने भी ज्वाइन किया था लाइमलाइटर। तो फिलहाल मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते थे, उनके मॉक टेस्ट देते थे, नंबर भी उनके अच्छे आते थे, लेकिन वो अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने देखा कि जो एग्ज़ाम भी हुआ, एग्ज़ाम में भी उनके नंबर ऐसे ही लटक गए, भले उसमें मॉक टेस्ट में उनके नंबर आते थे। मैंने कहा कि यार ऐसा क्या हुआ, तो बोले कि यार मैं जैसे एग्ज़ाम टाइम में मैं डर गया था डर यार कि गया हो ना, गया ये नहीं डर होगा। नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने क्योंकि मेहनत आप की है मेहनत की लगातार, है, और तो आप भरोसा रखो, भरोसा रखिए अपने आप पे रिजल्ट यार, तो आएगा बाद में, अच्छा खराब आज नहीं कल मिलेगा। भरोसा अपने भरोसा आप पे रखिए, और जो है मेहनत कीजिए भाई, बाकी अल्लाह पाक साथ देने वाला है, बिल्कुल, तो सब है कुछ। ना? तो ईश्वर पे भरोसा रख के, अपने आप पे भरोसा रख के लगातार मेहनत रहे, बीच में रुकना, लगातार आप मेहनत करते जाइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर है ना? मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और कमेंट में दबादब ठोकिए और शेयर करिए एकदम बढ़िया से।